हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई एम राहुल शर्मा। आई होप आप सभी लोग घर पर ठीक होंगे। तो बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो था आपका एप्लीकेशंस ऑफ गोस थ्योरम, जो हमने कंप्लीट की थी। और उसमें हमने पढ़ा था अलग अलग जो आपकी बॉडीज हैं उनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जैसे इनफाइनाइट प्लेन शीट, स्ट्रेट वायर और मेटेलिक रिंग और स्फेरिकल शेप और स्फेरिकल रिंग। तो इनके लिए हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ा था। इसी को कंटिन्यू करते हुए आगे जो हमारे पास टॉपिक आता है वो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग एक्चुअली क्या होता है? बहुत ही जनरल पॉइंट की अगर हम बात करें, जनरल मीनिंग हम इसका देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या हो जाएगा। तो शील्ड का जो मतलब होता है किसी भी चीज को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, आप में से कुछ बच्चे जानते भी होंगे शील्ड का मतलब, जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है या बहुत अच्छी भी नहीं, नॉर्मल है, वो जानते होंगे। तो शील्ड की हम बात करें तो मैं कह रहा हूं कि ये कोई मेटेलिक रिंग है और इस पर यहां पर क्या है, ये चार्ज स्प्रेड आउट है। तो कोई मुझे बताएगा यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? आवाज नहीं आई? आवाज आएगी बच्चों कमेंट बॉक्स में। तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप रिप्लाई जरूर दें, कितनी होगी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड? यहाँ पर होगी बच्चों जीरो। क्या होगी? जीरो। ये जीरो पढ़ी थी हमने एप्लीकेशन ऑफ गोस थ्योरम में, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे किसी एक स्फेरिकल सरफेस के आउटर पॉइंट पे, उसकी सरफेस पे, और इनसाइड आई थी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, बिकॉज इसके अंदर कोई भी चार्ज इनक्लोज नहीं था। अब एक ऐसा रीजन जहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पहुंच पा रही है, ऐसे रीजन को या इस फिनोमिना को, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, या ऐसे रीजन को क्रिएट करना। ठीक है, अब क्रिएट कैसे करेंगे ये तो नहीं हमको मालूम है। होता है, वो खुद क्रिएट हो जाता है जब आप इस तरीके की चीजें बनाते हैं। जनरल एग्जांपल लेते हैं, थंडरिंग हो रही है और आप किसी कार में हैं, तो आप क्या करते हैं? या तो उसकी सीट के नीचे चल जाएंगे या बाहर निकल जाएंगे कार से। नहीं जाते ना बाहर से कार। क्यों नहीं जाते? क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो है। ये जो आपकी कार की जो छत है, ये जो आपकी कार की जो रूफ है, ये क्या कर रही है? ये उस थंडरिंग से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही है उससे आपको प्रोटेक्ट कर रही है। आप बाहर जाएंगे तो आप पर हार्मफुल इफेक्ट होंगे। क्लियर? और ऐसा है क्यों एक्चुअल में? सपोज करिए कि ये कोई हमने स्टील केज लिया हुआ है और इसको रख दिया हमने किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, सब जानते हैं। क्लियर? अब यहां पर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक। इस मेटेलिक केज की जो सरफेस है उस पर कैसा चार्ज होना चाहिए? पॉजिटिव या नेगेटिव? देखते हैं। ये आपका यहां पर होगा नेगेटिव चार्ज। अब भैया क्यों होगा नेगेटिव चार्ज? इसके लिए आपको जाना पड़ेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक के लेक्चर 1 में, जो कि अपलोडेड है, जिसमें आपको बताया गया था इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इंडक्शन के लिए आपको क्या, इंडक्शन का फॉर्मूला आपको क्या कहता है, या इंडक्शन का जो टॉपिक है वो कहता है कि पॉजिटिव चार्ज जो है नेगेटिव को अपने क्लोजर एंड पर ले आता है। यही इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है। जो आपके अपोजिट चार्जेस होंगे वो क्लोजर एंड पर होंगे, जो सेम चार्जेस होंगे वो फार्दर एंड पर होंगे। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहलाता है। ठीक। तो यहां पर कौन सा होगा आपका? पॉजिटिव चार्ज। और ये किसको अट्रैक्ट करेगा? ये यहां पर नेगेटिव चार्ज को, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव बना, ये नेगेटिव बना, ये पॉजिटिव बना, ये नेगेटिव बना, ये पॉजिटिव बना, ये नेगेटिव बना, ये पॉजिटिव बना, ये नेगेटिव बना। मैंने इनको सर्कल नहीं किया है, एक्चुअल में जीरो कर दिया है, क्योंकि ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? न्यूट्रलाइज। तो जब ये न्यूट्रलाइज कर देंगे तो यहां पर क्या चार्ज एंटर कर पाएगा? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, क्योंकि यहां पर जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो चुकी है? जीरो।
तो आपने एक ऐसा रीजन बना दिया जहां पर एक ऐसी कैविटी बना दी कि जहां पर जो है कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ पा रही है। अब ये कोई बच्चा बैठा हुआ है यहां पर, इसके ऊपर ये आपने रीजन बना दिया, भैया गिरती रहे जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड गिरनी है, कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक, क्योंकि ये मेटेलिक बॉडी है, ये मेटेलिक बॉडी क्या कर रही है, उसको न्यूट्रलाइज कर रही है विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्या कहते हैं इसको? टू क्रिएट ए रीजन फ्री फ्रॉम एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी रीजन जो फ्री है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से। ए रीजन फ्री फ्रॉम एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इतना साइड टॉपिक है, कोई ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। ठीक, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यहां पर जीरो कैसे हो जाएगी, कैसे वो रीजन आपको प्रोटेक्ट करेगा। अब आता है यहां पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और लंबा टॉपिक चलने वाला, जिसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस या कैपेसिटर या कंडेंसर। अब ये जो तीसरा वर्ड मैंने बोला है कंडेंसर, ये दिमाग में हिट कर गया होगा, ये सुना है, कहां पर लगता है ना। इसको हम फैन में यूज करते हैं घरों में, भैया क्या हो गया, कंडेंसर चेंज कर दो, पंखा धीरे चल रहा है। क्यों भाई, वो क्या करेगा आपको, कंडेंसर क्या करता है, लाइट तो आपकी स्विच से आनी है, तो कंडेंसर का क्या रोल है। कंडेंसर आपके पंखे को, आपके फैन को, FAN फैन को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करा रहा है। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है, जो उसमें चार्ज स्टोर है उसको धकेल रही है, उसको जर्क प्रोवाइड करा रही है। ठीक, अब इसको हम ज्यादा आगे ले गए, इसकी स्टार्टिंग में आ जाते हैं। थोड़ा सा जो पहला टॉपिक है बच्चों आपका, वो है कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस होता क्या है देखते हैं, चलिए। कैपेसिटेंस इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। पहले सिंपल एक कैपेसिटेंस की बात करते हैं। ये बोर्ड है, खाली है, कैपेसिटी कितनी है, बहुत ज्यादा है, नहीं है, ये लो लाइन खींच दी, ये बना दिए मैंने कुछ ड्राइंग अपनी जितनी मुझे आती है। अब कैपेसिटी कितनी हो गई, हाफ हो गई। मार्कर दूसरा ले ले, लाइट चल रहा है। ठीक, तो यहां से क्या हो रहा है, आपकी कैपेसिटी कम हो गई, एक और लाइन खींच दी, अब क्या हो गई, और कैपेसिटी कम हो गई, लेकिन पोटेंशियल तो बढ़ गया इनका। ये जो लाइनें हैं इलेक्ट्रिकल लाइनें हैं, तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बढ़ गया। आपकी जिस तरीके की भी चीज है, जिस तरीके का मटेरियल है, ऐसा ही इसका क्या हो गया, पोटेंशियल बढ़ गया। लेकिन कैपेसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, इतनी सी कैपेसिटी बची। ठीक, इसको हटा दिया, कैपेसिटी क्या हो गई, बढ़ गई, इसको भी हटा दिया, कैपेसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। फिर से लाइनें खींच दूंगा, फिर से कम हो जाएगी। तो कैपेसिटी या कैपेसिटेंस एक्चुअल में है क्या, कि एक स्पेस जिसमें हम किसी चीज को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। इतने हाफ पार्ट में मैंने लाइनें स्टोर कर दी, तो कैपेसिटेंस पता लग गया, हाफ हो गया कैपेसिटेंस। इसी तरीके से मेरे पास एक डिवाइस आई, उसमें मैंने क्या किया, चार्ज को स्टोर करना शुरू कर दिया। ये Q1 चार्ज था, इसको यहां पर स्टोर कर दिया। ये Q2 चार्ज था, इसको यहां पर स्टोर कर दिया। ये Q3 चार्ज आया, इसको यहां पर स्टोर कर दिया। कैपेसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। ये Q4 चार्ज आया, तो क्या हुआ, इसको यहां पर स्टोर कर दिया। लेकिन इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या नहीं, देखते हैं कैसे। V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R या R स्क्वायर, R का स्क्वायर, मैं श्योर हूं, आप बुक में देख लेना। ठीक, तो V किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, Q के। मैंने Q बढ़ा दिया, पोटेंशियल बढ़ गया, Q बढ़ा दिया, पोटेंशियल बढ़ गया। पोटेंशियल तो बढ़ा रहा हूं, बात कर रहा हूं कैपेसिटेंस की, तो कैपेसिटेंस तो आपकी कैपेसिटी क्या हो रही है, कम। Q किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, V के। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता हूं तो यहां पर एक कांस्टेंट आ जाता है, उसको मैंने लिख दिया C मतलब कैपेसिटेंस, और ये हो गया V। और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला यहां से आ गया क्या, Q/V। ये इतना सा कैपेसिटेंस था, छोटा सा,
सर तो कहते थे टॉपिक बहुत लंबा है, इसकी वजह से जितना लंबा टॉपिक है कम से कम 3 वीडियो बनानी पड़ेंगी। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं क्या भैया, कैपेसिटेंस। इसी को ही बस C इक्वल्स टू Q अपॉन V। देख लो, थोड़ी सी समझने की बात है, अगर मैं चार्ज कम कर दूंगा तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी, एक और चार्ज कम कर दूंगा तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी, लेकिन पोटेंशियल भी तो कम हो जाएगा, और पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या नहीं, वेरीफाई हो गया। सो इसी को बोलते हैं हम क्या, कैपेसिटेंस। अब यूनिट क्या होगी कैपेसिटेंस की, इसका मतलब कितनी हो गई, कूलाम। अगर मैं यहाँ 1 लिख दूं, यहाँ भी 1 लिख दूं, यहाँ भी 1 लिख दूं, तो ये कितना हो जाएगा 1 कूलाम, यहाँ कितना हो जाएगा 1 वोल्ट। तो यूनिट हो गई कूलाम अपॉन वोल्ट, C अपॉन V। ठीक है, तो कूलाम अपॉन वोल्ट। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इसको कर दिया डोनेट। डोनेट नहीं कहेंगे, हमने रेस्पेक्ट दे दी एक इंसान को जिसका नाम था माइकल फैराडे। और इनके फैराडे में से हमने क्या निकाल लिया, AY, और यूनिट बची फैराड। तो बच्चों कैपेसिटेंस की जो यूनिट होती है वो होती है फैराड। ठीक, तो कैपेसिटेंस क्या हो गया आपका, फॉर्मूला Q अपॉन V, यूनिट क्या हो गई आपकी फैराड। नहीं याद आ रही है, कूलाम अपॉन वोल्ट, फॉर्मूले से बना सकते हैं। तो बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन हो जाएगी बच्चों इसकी क्या, इट इज the ability to store a charge। ठीक, किसी भी चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस। क्लियर, और दूसरी चीज लिख सकते हैं, to measure the ability to hold इलेक्ट्रिक चार्ज। दोनों बातें क्या है आपकी, सेम है। डायमेंशन रह गई है इसकी, तो डायमेंशन की बात करते हैं। डायमेंशन हो जाएगी क्या इसकी बच्चों, डायमेंशन हो जाएगी आपकी m-1 l-2 T4a²। ये इसकी क्या हो जाएगी आपकी डायमेंशन। पेपर आसान आ जाता है, जैसे कि MCQ हो गए हैं तो आपसे डायमेंशन भी पूछ सकता है। ठीक, अब बात करते हैं कि ये किस किस चीज पर आपका डिपेंड करेगा। ठीक, तो सबसे पहली चीज की शेप एंड साइज। इस पर ये सबसे पहले डिपेंड करेगा कि क्या आपकी डायमेंशन है, किस चीज में आप स्टोर कर रहे हैं इस चार्ज को। ठीक है, दूसरा ये नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम, नोट द नेचर ऑफ मटेरियल, ये नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तीसरा जो है आपका डिपेंड करेगा वो करेगा प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर्स, या जो इसके पास में जो दूसरे कंडक्टर्स रखे हुए हैं उनकी नेचर पर भी क्या करेगा, डिपेंड करेगा। ओके, तो ये थी आपकी कैपेसिटेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें। अब बात करते हैं बच्चों कैपेसिटेंस ड्यू टू एन आइसोलेटेड स्फीयर या ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर। हमने क्या किया कि एक स्फीयर कंसीडर कर लिया जिसकी रेडियस कितनी थी, R, of radius R, carrying a charge Q। कितना चार्ज कैरी कर रहा है, Q एट O। अब यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गई, इनकी वजह से पोटेंशियल इसकी सरफेस पर कितना होगा। ठीक, तो पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस आर कितना हो जाएगा, हमने फॉर्मूला पढ़ा है, पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज हो जाएगा आपका क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ठीक है, ये चार्ज क्या है, हमने सेंटर पर कंसंट्रेट किया हुआ है। तो पोटेंशियल जो आ गया आपका वो कितना आ गया,
1/4πε0 Q/R। क्लियर। अब आपने क्या पढ़ा है, अभी जो आपको निकालना है कैपेसिटेंस का, क्या मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, क्या फॉर्मूला बताया था। कैपेसिटेंस होता है आपका C = Q/V। आप इसको कैपिटल Q ले लीजिए, ठीक, या स्मॉल q ले लीजिए, इससे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो C = यहाँ पर जब हम वैल्यू रखेंगे इस फॉर्मूले की, तो ये हो जाएगा आपका 1/4πε0 Q/R। सो Q से Q आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर कैंसिल आउट हो रहा है, और ये पूरी जो टर्म है आपकी कहाँ चली जाएगी, ऊपर। ठीक है, तो C = 4πε0 R। ये आ गया आपका आइसोलेटेड स्फीयर के लिए कैपेसिटेंस। क्लियर बच्चों। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका एक इसका कैपेसिटेंस का। आपने क्या बात कही कि हमने एक आइसोलेटेड स्फीयर है, उसके लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और जनरली भी यही हो जाएगा आपका फॉर्मूला 4πε0 R। क्लियर। अब बच्चों कैपेसिटेंस की जो क्वालिटी थी चार्ज को स्टोर करने की, उस चार्ज को स्टोर करने के लिए एक बॉडी चाहिए थी जिसको हमने नाम दे दिया कैपेसिटर। जैसे हमने रेजिस्टेंस के लिए नाम दिया था रजिस्टर, हमने पढ़ा भी है इससे पहले 10th में इलेक्ट्रिक करंट में, या इलेक्ट्रिसिटी जो हमारा पास चैप्टर था। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कैपेसिटर क्या होता है। बेसिकली इट इज ए डिवाइस। ठीक, ये क्या है, एक तरीके की डिवाइस है जो क्या करती है, लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज को एक स्मॉल जो स्पेस है उसमें एनक्लोज करती है, उसमें स्टोर कर लेती है। व्हाट इज कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है, इट इज ए डिवाइस which is used to store the charge in a small space। किसी भी चार्ज को स्टोर करना स्मॉल स्पेस में, ऐसी डिवाइस को हमने नाम दे दिया कैपेसिटर, और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैपेसिटेंस। ठीक है, यही क्या है आपका कैपेसिटर है, जिसको हम कई बार क्या बोलते हैं, कई दफा बोलते हैं कि ये कंडेंसर भी कहा जाता है, जो हम सीलिंग फैंस में यूज करते हैं। ठीक है, और वो सीलिंग फैन क्या कर रहा है, वो चार्ज को स्टोर कर रहा है। अब चार्ज स्टोर कर रहा है तो जा कहाँ रहा है चार्ज, चार्ज की वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है। ठीक है, जो मैंने बात शुरू में की थी। वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, वो आपका एक फोर्स प्रोवाइड कराती है उस फैन को, ताकि वो स्पीड अप हो जाए, क्योंकि चार्ज को मूव कराने के लिए कुछ तो फोर्स चाहिए। ठीक है, आपका जो फैन है उसको मूव कराने के लिए कुछ तो फोर्स चाहिए, उसको स्टार्ट करने के लिए। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, वो उसको जर्क प्रोवाइड कराती है, फोर्स प्रोवाइड कराती है, जिससे वो घूमना शुरू होता है, जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं। ठीक है, उसी के राउंड अबाउट जो आपका चार्ज है वो स्टोर होता रहता है, और कैपेसिटेंस भी आप टोटल वहीं पर पढ़ते हैं कि हो क्या रहा है एक्चुअल में। तो कैपेसिटर आपका क्या है, एक डिवाइस है। अब बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की, या ये क्या काम करता है, मतलब किस तरीके से एक्चुअल में ये काम करता है। तो ये क्या किया हमने, एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट ले ली, इसको हम नाम दे देते हैं A, और इसको हम नाम दे देते हैं B। ये कोई इंसुलेटेड चार्ज प्लेट थी। चार्ज दिख रहा है, लेकिन समझाता हूं कि क्यों है यहाँ पर चार्ज। ये फिर से एक बार आपको लेक्चर 1 की याद दिलाएगा, इंडक्शन की याद दिलाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमने एक प्लेट ली A जो कि पॉजिटिवली चार्ज थी, और एक अनचार्ज प्लेट ली B। तो इंडक्शन क्या कहता है कि इसके इनर एंड पर, जो इसका अंदर वाला जो एक स्लाइड है या सरफेस है, इस पर कैसा चार्ज आना चाहिए, नेगेटिव, क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इसके नेगेटिव चार्ज को कहाँ लाएगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो अंदर वाले चार्ज पर बाय इंडक्शन कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि इसका जो ये वाला चार्ज है ये इसके पास है, तो यहाँ पर जो इस सरफेस पर जो जनरेट करेगा ये नेगेटिव चार्ज जनरेट करेगा बाय इंडक्शन। ये हम पढ़ते हुए आए हैं अब तक। ठीक, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर जो होगा आउटर फेस पर कैसा हो जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज इससे दूर भी होगा इन कंपैरिजन टू नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो अब हो क्या रहा है यहाँ पर, इस इलेक्ट्रिक
कैपेसिटर में। ये जो नेगेटिव चार्ज है, क्या ये इस पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल आउट करेगा या नहीं? अगर मैं कहूं कि इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट है, तो ये जो -4 या -6 वोल्ट हो जाएगा, तो ये क्या इसका कैपेसिटर जो है, इसका जो चार्ज है, इसका जो पोटेंशियल है वो कैंसिल आउट करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि पोटेंशियल आपका डिपेंड करता है किस पर? चार्ज पर, चार्ज के मैग्नीट्यूड पर। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या हो गया, इसका पोटेंशियल कम हो गया। पोटेंशियल कम हो गया तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसका फॉर्मूला कहता है C is inversely proportional to V, C is equals to Q upon V। ठीक है, अब चलिए कोई बात नहीं, ये पॉजिटिव चार्ज भी तो है, ये पॉजिटिव चार्ज इस कैपेसिटर का क्या बढ़ा रहा है? पोटेंशियल बढ़ा रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो यानी कि इसका मतलब कैपेसिटेंस फिर से कम हो गया और चार्ज बढ़ गया। ठीक, लेकिन आप देखेंगे डिस्टेंस किसका ज्यादा है? ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर। तो डिस्टेंस ज्यादा किसका है? पॉजिटिव चार्ज का। और यहाँ पर डिस्टेंस किसका कम है? नेगेटिव चार्ज का। फॉर्मूला जो है आपका पोटेंशियल का, वो क्या कहता है? 1.457 Q अपॉन R। जिसका डिस्टेंस ज्यादा होगा उसका पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो ये इंक्रीज तो करेगा, लेकिन इसकी कंपैरिजन में कम करेगा। ठीक, अब हमने कहा कि ये 2 वोल्ट बढ़ा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, 2 वोल्ट बढ़ा रहा है तो टोटल कितना हो गया? 8 वोल्ट। पहले कितना था? 10 वोल्ट। तो भैया ओवरऑल जो आपका नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था वो कम हुआ है ज्यादा? ये आपका कम हो गया, और कम हो गया तो कैपेसिटेंस क्या हो गया? इंक्रीज कर गया। यानी कि चार्ज स्टोर हुआ, यानी कि चार्ज आया फिर से चला गया, फिर से जो बढ़ा वो फिर से चार्ज को स्टोर कर लिया, लेकिन कैपेसिटी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। तो हमने जब एक कंडक्टिंग चार्ज के प्लेट के पास अपनी एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट रखी तो उसका पोटेंशियल कम हो गया और कैपेसिटेंस क्या हो गया? इंक्रीज कर गया। तो इसका जो नेट पोटेंशियल हुआ वो क्या हो गया? कम हो गया। ये हमने यहाँ पर देखा। किसी भी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या काम किया? इस वाली ही प्लेट को अर्थ से कनेक्ट कर दिया, यानी कि इसको अर्थ कर दिया, अर्थिंग हमने इसको प्रोवाइड करा दी, ग्राउंड से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। अब ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया तो क्या हुआ? क्या नई चीज हुई? ये पॉजिटिव चार्ज गायब हो गया। कैसे? हाउ? कैसे हो गया पॉजिटिव चार्ज गायब? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला गया। ये स्टेटमेंट सही नहीं है। ये पॉजिटिव चार्ज है और अर्थ से जो इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ मूव करते हुए आ रहे थे वो यहां से एक एक करके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करते हुए चले गए, और उन्होंने पॉजिटिव चार्ज को जो है न्यूट्रलाइज कर दिया। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को मूव कराने के लिए भैया आपको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत पड़ेगी। बिना फोर्स के आप पॉजिटिव चार्ज को मूव नहीं करा सकते, क्योंकि हम कैपेसिटर के, मैंने आपको फैन के एग्जांपल में बताया भी था। ठीक है, सो ये इलेक्ट्रॉन्स जो आए, इन्होंने पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया। अब न्यूट्रलाइज कर दिया तो इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस था वो बढ़ गया। क्लियर? अब यहां से क्या हुआ? पॉजिटिव चार्ज इधर फिर से डेवलप होगा, फिर से रिस्टोर होगा कुछ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये फिर से इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो हो क्या रहा है? चार्ज आ रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, फिर से चार्ज स्टोर हो रहा है, फिर से डिस्चार्ज। तो यहां से हमें एक चीज देखने को मिली कि अगर चार्ज हमारा कम हो रहा है तो कैपेसिटेंस क्या है? बढ़ जा रहा है। ठीक है, फिर से चार्ज आ रहा है, फिर से कैपेसिटेंस कम हो रहा है, फिर से चार्ज जा रहा है, फिर से कैपेसिटेंस क्या है आपका? बढ़ रहा है। और इस पूरे ही अरेंजमेंट को हमने क्या नाम दे दिया है? कैपेसिटर। ठीक, तो ये बच्चों, ये आपका एक छोटा सा प्रिंसिपल है समझने का कैपेसिटेंस का, जो आपको आगे तक यूज करना है। चलिए बच्चों, आज के लेक्चर की लास्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हमने 2 प्लेट्स ली, दीज आर अपोजिटली चार्ज प्लस Q एंड माइनस Q। लेट अस कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज्ड प्लेट्स हैविंग एरिया A। तो हमने एक प्लेट ली जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, जिसका एरिया कितना है? A। हमने दूसरी प्लेट ली जिसका एरिया कितना है? A, लेकिन चार्ज क्या है? नेगेटिव। एंड बोथ हैव इक्वल बट
अपोजिट चार्ज डेंसिटी, दैट इज सिग्मा। और गॉस थ्योरम जिसने ना देखी हो लेक्चर, वो गॉस थ्योरम का लेक्चर देख ले, ठीक है। आई बटन आपको मिलेगा, उस पर आकर जाकर आप क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का आपने एडिशनल केस पढ़ा था, जिसमें इक्वल और अपोजिट चार्ज डेंसिटी के लिए जो शीट के लिए हमने क्या पढ़ी थी, इक्वल और अपोजिट चार्ज डेंसिटी वाली जो शीट थी जिसके लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी गॉस थ्योरम में, वो आई थी E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? अब सिग्मा इज चार्ज डेंसिटी जो इक्वल है आपकी किसके, Q अपॉन A के। सो इन दोनों ही इक्वेशन से आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी E इज इक्वल्स टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब आपको जो है यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई, लेकिन कैपेसिटेंस का इससे कोई लिंक नहीं है। ये अब तक हमने कैपेसिटेंस में नहीं पढ़ा है, क्योंकि हमारा जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला था कितना था, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। तो हमको एक तो चाहिए चार्ज Q जो कि हमारे पास है, लेकिन दूसरी चीज हमको चाहिए क्या, ये पोटेंशियल। अब पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? तो बच्चों का एक रिलेशन होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, या इलेक्ट्रिक फील्ड का कह सकते हैं V के साथ, जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस। ठीक। सो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका VD, और V हो जाएगा आपका E इंटू डी। आप इसको यहाँ पर R भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपने R की टर्म में पढ़ा हुआ है। हमने यहाँ पर डिस्टेंस D लिया हुआ है दोनों के बीच में, तो यहाँ पर ले लिया हमने D। अब इक्वेशन नंबर 3 पर चले जाइए और वहां से रख दीजिए वैल्यू फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ। ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, V इज इक्वल्स टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D। आ गया बच्चों? चलिए, अब यहां पर जो वैल्यू आ जाएगी कैपेसिटेंस की, क्या फॉर्मूला है, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। V की वैल्यू रखिए, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D। Q से Q कैंसिल, ये चला गया आपका ऊपर, तो ये हो गया क्या आपका A एप्सिलॉन नॉट D। A इज एरिया। क्लियर? अब अगर मैं यहां पर एक डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट रख दूं या एक प्लास्टिक शीट रख दूं, तो यहां पर कुछ डिफरेंस आएगा। ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी सी कम हो जाएगी इस एरिया में। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई मैं किससे कर दूंगा, इसके डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट से, जो कि हमने मान लिया K। तो इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, C इज इक्वल्स टू K A एप्सिलॉन नॉट D। K इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, ये आ गया आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, एयर के लिए जो फॉर्मूला आ गया। अब यहां से आपको एक चीज, एक मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिल गया। ये अगर आप किसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में रख देते हैं, तो आपके पास जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज कर जाएगा बाय फैक्टर K। ठीक, इसको आप समझ भी सकते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस की फॉर्म में। हमने कहा एयर के लिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है कितना हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट D। अब मैंने रख दिया उसमें एक प्लास्टिक शीट जिसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट था K, तो इसका कैपेसिटेंस कितना हो गया भैया, K A एप्सिलॉन नॉट D। मैं डिवाइड कर देता हूं इन दोनों को। ठीक, किसके साथ रिलेशन निकालना है मुझे, एयर के साथ, तो उल्टा कर दिया है। इसको सेकंड को डिवाइड करना पड़ेगा फर्स्ट से। कितना हो जाएगा, K A एप्सिलॉन नॉट T अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D। कैंसिल हो गया, किसके इक्वल आ गया, K के इक्वल आ गया। तो Cm कितना बढ़ गया, एयर के कैपेसिटेंस के साथ K टाइम्स इंक्रीज कर गया। तो बच्चों याद रखिएगा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन जाते हुए बता रहा हूं, अगर हम प्लास्टिक शीट को या किसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में रखते हैं, तो उसका जो कैपेसिटेंस है वो K फैक्टर से इंक्रीज करेगा। क्वेश्चन यही आएगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, सेम रहेगा
या नन ऑफ दी, या जो मर्जी हो एग्जामिनर की, एग्जाम पैटर्न सेटर की, वो कुछ भी ऑप्शन दे तो बच्चों याद रखिएगा इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स और कुछ और टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए आप इस लेक्चर को एंजॉय कीजिए, घर में रहिए, आत्मनिर्भर बनिए। जय हिंद। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड बटन को क्लिक करें और प्लीज सब्सक्राइब करें।